की तरह हम भागते रहते हैं। सुबह को उठते से घर का काम किया, घर का काम करने के बाद जॉब पे आए, जॉब का काम किया, फिर वापस घर गए, फिर घर का काम किया, बच्चों को देखा, रात ऐसे ही हो जाएगी, पूरा दिन निकल जाता है। और आखिरी में जो ड्रेन्ड आउट होती है वो हमारी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन्ड आउट हो जाती है। हमको समझ में नहीं आता है कि हमने जो बेहतर काम करने के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करना था, कहीं हम बीमारी के अंतरकाल में तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम बीमार होते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, एंजाइटी होना, सर दर्द होना, कमर दर्द होना, फिर ये बीमारियां चालू हो जाएंगी। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, वो वाइजली ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं अपने स्ट्रेस को या अपने काम को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। और वो मैनेजमेंट हम सबको आना चाहिए, फिर चाहे हम डॉक्टर के प्रोफेशन में, चाहे टीचर के प्रोफेशन में हो, चाहे हम फैमिली लाइफ बिता रहे हों। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं बिना तनाव के, उस दिन आप तनाव फ्री जीवन जीना प्रारंभ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम तनाव के बिना रह सकते हैं क्या? ये तनाव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं तनाव लेना चाहिए? अच्छा, हाथ उठा के दिखा सकते हैं, कोई बाद में पूछेगा नहीं। हाँ, मैं ही पूछूंगा क्यों। 3 लोग बोल रहे हैं कि तनाव लेना चाहिए, बाकी लोग नहीं लेना चाहिए वाले कौन, कितने लोग हैं? 3 लोग नहीं लेने वाले हैं और बाकी लोग सोच रहे हैं क्या कि लेना है कि नहीं लेना है। तो यानी जिन्होंने बाकी हाथ नहीं उठाया तो वो ये है कि तनाव लेते नहीं है सर, तनाव अपने आप आ जाता है, तनाव दे के चले जाते हैं। तनाव हम लेना नहीं चाहते पर सामने वाला दे के चले जाता है, तो हम क्या करें। और जब रेस के चक्कर में हम पड़ते हैं तो धीरे धीरे हम अपने हेल्थ को लूज़ करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली है, उससे कितना भी वजन उठवा लो वो उठा लेगा, पर मानसिक रूप से वो मेंटली रिटार्डेड है, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि शारीरिक रूप से तो पैरालाइज्ड है, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, पर मानसिक रूप से आप जो भी उससे पूछना चाहते तुरंत फट करके आंसर देगा आपको। क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? तो जब स्वास्थ्य की परिभाषा हम देखते हैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअल लेवल पे हम स्वस्थ होने चाहिए। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। जब बीमारी शरीर के अंदर नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। तो फिर डिजीज क्या है? डिसईज। जब भी आपके शरीर में कोई अनइजीनेस महसूस होता है ना कार्य करने में, या वैसे ही आप केवल महसूस करते हैं कि आज यार अच्छा नहीं लग रहा है, अनइजीनेस है, चलने में अनइजीनेस हो रहा है, सांस फूल रही है, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, उतरने में घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये अनइजीनेस ही बीमारी है। तो हमें क्या करना है, हमको सारी चीज़ें ईजी करनी है। और इतनी भी इजी नहीं करनी है कि खाना आपके सामने रखा हो और बोलो हाथ को कि हाथ खाए नहीं, कोई आके खिला दे, तो ऐसा भी नहीं चल सकता। तो बिना तनाव के जीवन चलना बहुत असंभव है। तनाव तो लेना होगा। तनाव के बिना आप सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते, तनाव के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। पर कौन सा तनाव लेना है वो तो हमें तय करना होगा कि सकारात्मक तनाव लेना है या नकारात्मक तनाव लेना है, वो हमारे हाथ में। सकारात्मक लेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, आपका एंड्योरेंस पावर भी बढ़ेगा और आपकी क्षमता, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। पर अगर नकारात्मक लेंगे तो क्या होगा? आपके शरीर में अनइजीनेस होता जाएगा जो कि बीमारी में रिजल्ट करेगा। अधिकतर ये समस्या सबके साथ है। ज़्यादा बुद्धि लगाना विनाश का कारण बनता है। हर चीज़ में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करते हैं, फिर उसमें असफल होते तो क्या होगा? उससे फिर आपको एंजाइटी होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे, है ना। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इसमें?
ये लाइटनिंग हो रही है ना, तूफान आने वाला है, संकेत दे रहा है ना। ये किसी के हाथ में है क्या कि बटन बंद करें ये बंद हो जाए, बटन चालू करें ये हमारे हाथ में नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में नहीं है, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के हाथ में नहीं है। अब हमारे हाथ में अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो हम अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार रखें कि कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो हम उस तनाव को कैसे मैनेज करेंगे। तो स्ट्रेस में बेसिकली होता क्या है कि हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, सही क्या है गलत क्या है वो हम महसूस नहीं कर पाते, हमारा मत अलग अलग हो जाता है, या तो सही है या तो गलत है। तो हमने ये वर्कशॉप स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए इसीलिए करना चालू करी क्योंकि अक्सर हम काम करने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं, और हेल्दी एनवायरनमेंट होगा भी, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पर हमको समझ में नहीं आता, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल से ये एक अवेयरनेस मुहिम चलाई है कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर तनाव फ्री काम करेंगे तो उनकी क्षमता भी बढ़ेगी और वो अपना लक्ष्य भी इजीली हासिल कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग वर्कशॉप्स हम करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी करते हैं ऑन जनरल टॉपिक्स हेल्थ के लिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप 2 अक्टूबर को इंदौर में होने वाला है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का जो है बहुत सिंपल टेक्निक्स में आपको बताने वाला हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ आपको चेयर में एक्सरसाइज करने का बताऊंगा, ताकि आप वर्क प्लेस पे भी टाइम मिले, जैसे आपको मोबाइल चलाने की बजाय आप एक्सरसाइज करके अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, है ना। जैसे मोबाइल चलाने के लिए हम समय निकालते हैं वैसे ही एक्सरसाइज के लिए भी हमें समय निकालना होगा। होता क्या है, जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ में होती है ना, ये 4 लेवल्स होती। इन 4 लेवल्स में सबसे पहले होता है एंजाइटी। मुझे ही क्यों काम मिलता है, मैं ही दिखता हूं, मेरे को ही दिया जाता है, वो काम नहीं करता है उसको तो कुछ भी नहीं बोला जाता, पर मेरे को ही बोला जाता है क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर देखा जाता है, इसीलिए आपको बोला जाता है। ये बात अच्छी है। हाँ, ये लोग ध्यान देने वाली चीज है कि जिसके अंदर कैलिबर होता है उसी को बोला जाता है। तो ये एंजाइटी है। पहला आप बहुत आसानी से समझ गए कि पहला है एंजाइटी। और जब एंजाइटी जो है वो घातक रूप लेता है तो उससे निकलता है फ्रस्ट्रेशन। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम भले मुंह से ना बोल पाए पर मन ही मन तो कोसते रहते हैं, है ना। तो ये है फ्रस्ट्रेशन। और नहीं तो यहाँ नहीं अगर निकालते हैं, यहाँ अगर आप अपनी एंजाइटी को बराबर नहीं कर पाएंगे तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा, घर पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, उस स्थिति में आप तीसरी लेवल पे पहुंच गए, वो है स्ट्रेस्ड आउट आप फील करते हैं पर फ्रस्ट्रेट निकाल नहीं पाए। घर का ऑफिस में निकाल और हाँ, तो होता क्या है ना, घर का स्ट्रेस खत्म करने के लिए आप ऑफिस आते हैं, है ना, तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालते हैं। पर यहाँ वाला भी तो कहीं तो जाके निकालेंगे, दोस्तों के साथ में कहीं पर बैठ के आराम से बोल के किसी को बता के फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा। और अगर नहीं निकलता है तो स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे, और स्ट्रेस्ड आउट फील करने के बाद में आपकी लाइफ जो है वो बोरिंग भरी हो जाएगी। आपको लगेगा रोज़ घिसी पिटी ज़िंदगी में जाना है, वापस रोज़ वही काम पे जाने का है और कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज फिर पता नहीं, देखना 4 कॉपी ज़्यादा ही मिलेंगी मेरे को चेक करने के लिए। हाँ, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, और हम ये सब चेक कर सकते हैं खुद अपने आप। ये आप फिज़िकल अपने अंदर ही एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, आप कौन सी स्टेज में हैं, ये आप महसूस कर सकते हैं। ये आपका कंफर्ट जोन तय करता है कि आप किस लेवल पे कंफर्ट फील करते हैं अपने आप को। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप हेल्दी हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है,
और आप कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप फुल हेल्थ में नहीं है, आप केवल 5% यानी 50% पे हैं। और 50% से कब वो 0 की तरफ आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम वे जब हम 50% पे हैं, कब हम 60, 70 और 80, उसके लिए क्या करना है, क्या हम 100 तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम पहुंच सकते हैं। पर हम बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और 5 को हम अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य मान लेते हैं कि बस हमको तो इतना ही करने का है, रोज़ जाना है, काम करना है, काम करके घर आना है, घर को देखना है। कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं सोचते, कुछ एक्स्ट्रा करने का हम नहीं प्लान करते। जब आप एक्स्ट्रा करने का प्लान करेंगे ना, तब ये कंफर्ट जोन से आप निकलते हैं, या तो 0 की तरफ जाएंगे या तो 100% की तरफ जाएंगे। और मेरे सेशन के बाद में आप कोशिश करके 100 की तरफ ही जाएंगे, 0 की तरफ तो आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर ऐसी क्या परेशानी हो रही है जिसके कारण से हम अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करते हैं। क्या कारण हो सकते हैं तनाव के, पर उससे पहले हम ये जानेंगे तनाव है क्या। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप तनाव की परिभाषा देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता से अधिक आप काम लेते हैं, जो आपकी क्षमता है उससे अधिक आप काम लेंगे, वो तनाव की स्थिति। तो मान लीजिए आप वॉक करते हैं 2 किलोमीटर, और आज मैं आपको बोल दूं आज 2 नहीं, आज तो 3 चलना पड़ेगा आपको, तो आपके हाथ पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको आपकी क्षमता के अधिक कार्य दिया गया। वैसे ही मैंने आपको बोला जैसे ही स्टार्टिंग में कि काम मेरे को ही क्यों मिलता है, मैं ही क्यों दिखता हूँ, तो वो आपको आपकी क्षमता के अधिक कार्य दिया जा रहा है, इसीलिए आपको वो फीलिंग आ रही है। अगर हम क्षमता बढ़ाने की प्रयास करें तो हम कभी भी तनावग्रस्त महसूस नहीं करेंगे। वही एक टीचर 1 क्लास भी लेता है, वही 4 क्लास लेने की क्षमता भी रखता है। ये क्षमता बढ़ाई जा सकती है, पर एक पे ही कंफर्ट जोन में रह जाएं तो 50% का परफॉर्मेंस ही है केवल। तो हम पहले तो ये सोचना बंद कर दें कि क्या हमारी शारीरिक क्षमता है कितनी। आपकी जो भी शारीरिक क्षमता है वो आप अपनी कंफर्ट जोन समझें और उससे आप बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपका एंड्योरेंस पावर और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नहीं तो यही चीज़ तनाव में रिजल्ट करेगी, तो कंफर्ट जोन से आप 0 की तरफ जाएंगे और फिर कारण बनेंगे कि आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिलेशनशिप स्ट्रेस, ये 3 मेन स्ट्रेस हैं जो आपके जीवन में आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको ये अफेक्ट करना चालू करेगा ना, तो आपको फिर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर ही नहीं सकते। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करेंगे या मानसिक रूप से करेंगे, और मानसिक रूप से करेंगे आपकी क्षमता तो है नहीं, परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे क्योंकि एंड्योरेंस पावर नहीं बढ़ाया, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई। उससे क्या होगा? हम अपने आप को तनाव महसूस करते हैं, तनावग्रस्त महसूस करते हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती क्यों हैं? जीवन शैली के संबंधित जो बीमारियां होती हैं, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। हमारे गलत आहार से, गलत रहन सहन से और गलत सोच विचार से हमारी जीवन शैली की संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कोई चौथा कारण नहीं है जीवन शैली के संबंधित बीमारी होने का। या तो हमारे खाने की आदतें खराब हैं, या तो हमारा सोच विचार करने का तरीका गलत है, या तो हमारा रहन सहन गलत है। अब खाने की आदतें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत ख़राब भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो अगर ख़राब हैं तो उनको हम सही करें, न्यूट्रल हैं तो बहुत अच्छी करें, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। नकारात्मक विचार हैं तो उनको परिवर्तन करके हम सकारात्मक विचारों में आएँ। और अगर रहन सहन, हमारी दिनचर्या खराब है तो दिनचर्या को सही करने का प्रयास करें। ये है होगा करेक्टिव एक्शन जो हमको लेने का है। पर आप अगर यहाँ पर समझें, कॉमन साइकोलॉजी में हम गलती कब करते? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। भोपाल का फेमस क्या खाने में? पोहा जलेबी और हाँ, छोले भटूरे, मनोहर डेयरी।
एक तरफ आपके पास मनोहर डेयरी के अलग अलग प्रकार के पकवान हैं, जिसमें एक उदाहरण दे देते हैं कि छोले भटूरे बहुत अच्छे, और दूसरी तरफ आपके पास घर में बनी हुई खिचड़ी है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ, आप बोलेंगे सर आपने ऑप्शन ही ऐसे दिए, ऑप्शन तो अच्छा दे देते हैं। तो ये हमारी चॉइस हुई। कैसे चॉइस हुई? क्या वो खाना हेल्दी है जो हमारे सामने ऑप्शन में रखा हुआ है, जो आपने चॉइस किया? ये हम सबको पता है कि वो हेल्दी नहीं है। स्वादिष्ट है वो अलग बात है, पर सुपाच्य नहीं है। वो सुपाच्य होता तो सब लोग खाते, सुबह को भी खाते, दिन में भी, रात में भी। अगर पौष्टिक होता तो वही हमारे इंडियन मील्स के अंतर्गत होता, पर वो ऐसा है नहीं। तो अगर हम ऑप्शन जो सेलेक्ट करते हैं या खाना जो चॉइस करते हैं, उसमें 3 विशेषताएं होती हैं। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, तभी तो खाएंगे, पौष्टिक होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? छोले भटूरे तो खा लेंगे, पर होता क्या है ना, जब चीज़ अच्छी पड़ी हो ना सामने, तो एक में दिल कहाँ भरती है? फिर तो तब तक खाते जब तक भर नहीं जाता, और जब भरता है तो क्या होता है? शरीर को मिलता है तनाव। तनाव होगा तो हमारी जो शरीर की नर्व एनर्जी है, जो पाचन क्रिया करेगी, जो डाइजेस्टिव फायर को खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होनी है, वो कमज़ोर होगी। जब वो कमज़ोर होगी तो उससे क्या होगा? आपके शरीर से कचरा जो निकलने का है वो निकलना कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर की क्षमता कम हुई है। जब शरीर की क्षमता कम हुई है, शरीर से कचरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? शरीर के अंदर कचरा रिटेंशन होगा, जमा होगा, और जब कचरा जमा होगा तो वो बीमारी उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में किचन के अंदर एक डस्टबिन रखी है जो पिछले 10 दिन से साफ नहीं हुई है, क्या होगा? आप किचन में खड़े होकर खाना नहीं बना सकते, यहाँ तक कि बेडरूम तक बदबू आ सकती है, क्योंकि वो सड़ रहा है और उसको हटाया नहीं गया। आप सोचिए, जब से हम पैदा हुए तब से हमने केवल एक ही ध्यान रखा है, वो है खाने का। हमने कभी भी शरीर से कचरा निकालने का ध्यान नहीं रखा। होता क्या है, जब ये टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा होता है, ये जमा होता है पेट पे, इंटेस्टाइन में, और यहाँ से एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन, और ये स्प्रेड होता है पूरे शरीर में। जो कमज़ोर हिस्सा देखेगा वहाँ जमा होगा। मान लीजिए गर्दन कमज़ोर हिस्सा है काम कर करके, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होगा। लंबार एरिया है, बैक पेन होगा, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस होगा। घुटना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। पेट है, गैस्ट्राइटिस होगा। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटाइटिस होगा। ये मेडिकल टर्म्स हैं जो कि बीमारी के हैं। कारण क्या है? वो टॉक्सिन है। वो शरीर से टॉक्सिन को एलिमिनेट कर देंगे तो समाधान हो जाएगा। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिजिकल सिम्टम हमको जो अक्सर महसूस होता है तनाव का, वो है सर में दर्द होना। कितने लोगों को सर में दर्द होता है? उठो उठो उठो, हाथ उठो। तो ज़्यादा तनाव ना लें। या मसल टेंशन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, चलो सर दर्द को भूल जाओ, है ना, उसके लिए तो दवाई है। हाथ पैरों में दर्द कितने लोगों को महसूस होता है? तो कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर स्ट्रेस है, आप तनावग्रस्त हैं, तो शारीरिक रूप से आपके ऊपर ये सिम्टम्स दिखेंगे। और जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, लंबे समय के लिए तनाव है, तो आपको वो हेल्थ इश्यूज़ आपके शरीर के ऊपर प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आएंगे, जिससे कि डिप्रेशन होना, हार्ट डिजीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, फिर ये बीमारियाँ कॉमन हैं। तो ऐसे में रिस्क फैक्टर्स को दूर करना है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं तनाव के। रिस्क फैक्टर से तात्पर्य यह है कि कोई भी स्ट्रेस बिना स्ट्रेसर के नहीं हो सकता। स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट है जो तनाव दे के जाएगा। जैसे आपने बोला ना पहले, हम तनाव लेना तो नहीं चाहते पर तनाव दे के जाते हैं। तो जो दे के जा रहा है वो कौन है? वो स्ट्रेसर है, वो आपको तनाव दे के जा रहा है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब दूर से 2 लोग आपके मित्रगण आ रहे हों, कुछ लोगों में तो ऐसा होता है देखते से ही उनसे बात करने की इच्छा होती है, लगता है थोड़ा टाइम स्पेंड करें इनके साथ, जाके खुद से मिलते हैं।
पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आ रहे हैं सामने से तो आप रास्ता बदल देते हैं। होता है ऐसा? आप सोचते हैं अरे यार फिर जान खा जाएगा, आधा घंटा खोटी कर देगा हमारा। हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हमारा जो परसेप्शन है, वो जो सेट कर रखा है हमने, उनकी आदतों के कारण से हमने सेट कर रखा है। हो सकता है उसने आदत बदल दी हो फिर भी आपके सामने आ रहा है, पर आपने परसेप्शन चेंज नहीं किया, आज भी आप दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में हमको ये ध्यान देना होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या नींद ना आना, ये भी स्ट्रेस है एक प्रकार का। तो यहाँ पर कितने लोगों को नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस फील करते हैं? बहुत आती है यहाँ। इरिटेबिलिटी फील करते हो? हाँ, नहीं आती है। ओवर भी होता है ना, तभी तो बोल रहा हूँ ना, दोनों कैटेगरी रखी है मैंने। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, मेकिंग डिसीजंस, जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें आप कितना कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से संबंधित हैं। और ऐसे में आपका लोड जो है, ओवरलोड जो है, वो तनाव नहीं दे रहा है एक्चुअली, उसका फीलिंग आपको तनाव दे रहा है कि अरे मेरे को काम मिला है। वो काम तो आप वैसे भी करेंगे। मान लीजिए जैसे हफ्ते में होंगे 7 दिन, मंडे टू सैटरडे स्कूल जाने का है, संडे आपकी छुट्टी है, और आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए संडे को बुलाया जाए तो वो आपके लिए सबसे बड़ा तनाव है कि नहीं है? नहीं है? नहीं, आ जाएंगे। मोटिवेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन होना चाहिए। यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, कोई स्ट्रेसर है जो स्ट्रेस कॉज कर रहा है, कोई स्ट्रेसर है जो स्ट्रेस कॉज कर रहा है। ये स्ट्रेसर चला जाएगा फिर भी आपके चेहरे के हाव भाव बदले हुए होंगे, वो एंजाइटी है। स्ट्रेसर तो आया 2 मिनट के लिए, स्ट्रेस दिया, चला गया, पर आपका 24 घंटे के लिए चेहरा उतरा हुआ है। वो आया 24 सेकंड के लिए तनाव देने के लिए। जैसे एक उदाहरण से, यहाँ पर 2 दरवाजे, एक बंद है तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इस दरवाजे से एक सांप अंदर आ गया और किसी ने यहाँ से देख के बोला वो देखो सांप आया है, आप सब लोग क्या करेंगे? मेरे को लगता है दरवाज़ा बंद है तो सब लोग टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सांप टेबल पे चढ़ नहीं सकता। चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। चढ़ने में क्या है, वो चढ़ जाएगा। पर आपको जो तनाव हुआ वो सुनने से हुआ और देखने से हुआ। जिन लोगों ने देखा वो उठ के खड़े हुए, कुर्सियाँ साइड करी, पीछे की तरफ भागे, और जिन्होंने नहीं देखा, सुना, वो चिल्ला के पीछे भागे, कहाँ है, पीछे भाग गए। कहाँ है मतलब क्या, वो तो बेचारा डर के बाहर चला गया। अब होगा क्या, आप में से किसी ने देखा कि वो सांप तो चला गया, आपने बता भी दिया सबको कि सांप चला गया है, उसके बाद में क्या आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे? सेशन मेरा सुन लेंगे अच्छे से? नहीं, अभी कुछ दिन पहले इस कमरे में था, अभी यहाँ पर आए, बाहर नहीं गया अभी तक, वो वहीं पर देखा गया था बस। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करें। अब आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। पहली चीज़ तो चेयर पे जब बैठेंगे तो पैर ऊपर कर लेंगे, देखेंगे कि वापस ना आ जाए। हकीकत में ऐसा होगा तो ऐसा महसूस होगा, पर यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें हम कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये रिएक्शन कैसे हुआ। एक्सटर्नल इवेंट जब भी आप कोई देखते हैं या सुनते हैं तो आपके बॉडी के अंदर, फिजिकली आपके शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, पहला रिएक्शन होता है डर, वो सबके अंदर होता है। और कुछ लोगों में लड़ने का अगर कैपेसिटी है तो वो लड़ेंगे, अगर लड़ने का कैपेसिटी नहीं है तो वो भाग जाएंगे, सिचुएशन देखेंगे और भाग जाएंगे। 80% सिचुएशंस ऐसी होती हैं भागने वाली, 20% में कोई ऐसा ताकतवर इंसान 40-50 लोगों में से निकल के आएगा जो उस सांप को पकड़ेगा और ले जाएगा बाहर।
नहीं तो बाकी सब तो भागेंगे। यहाँ पर ये समझें, जब ये थ्रेट आया आपने देखा तो बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्या हुआ, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के अंदर रिलीज हुआ, जिसने हार्ट रेट बढ़ा दी, पल्स रेट बढ़ा दी, ब्रीदिंग बढ़ा दिया, ब्लड फ्लो आपका डाइवर्ट किया नॉन एसेंशियल ऑर्गन से एसेंशियल की तरफ, पसीना आने लगा और आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपकी कम हो गई, तो फिर कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपके शरीर में आ सकता है। ये इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ, अब थ्रेट तो चला गया। जब थ्रेट चला जाएगा तो हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी को नॉर्मल स्थिति में लेके आएगा। ये बात आपको कम से कम घर जाने तक तो याद रहेगी कि आज स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन रखा था और सांप आ गया था क्लास में। फिर आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे, पर जब लंबे समय के लिए चीज़ें हम नहीं भूल पाते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग टर्म तनाव होता है और वही रिजल्ट करता है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को, जैसे कि शुगर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, पेट में जलन होना, हार्ट बर्न होना, या सर में चक्कर आना, हाथ पैरों में दर्द होना। ये फिर स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। यही स्थिति आप यहाँ समझने की कोशिश करें। ये आपस में जैसे होता है ना, कोई भी घटना होती है तो बैठ के पहले 4-5 लोगों को बताया जाता है ना, पेड़ के इधर 4-5 लोग साथ में बैठे हैं, अक्सर होता है गॉसिपिंग की तरह। तो ये भाई साहब पहले से ही तनाव में है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है, केवल ये सुन रहे हैं इनको, है ना। जब जिसको ज़्यादा तनाव है उसके साथ में क्या होता है, अगर यही सिचुएशन हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भाई साहब तनाव में है, इनको पता नहीं है नेक्स्ट इनके साथ क्या होने वाला है। वही सिचुएशन होगी, सांप इनके सामने पैर पे आ जाएगा। जब ये देखते हैं तो ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये तो हो गए अनकॉन्शियस, जिसको फर्क नहीं पड़ना था वो भी भाग गया और जो सुन रहा था वो भी भाग गया। तो फर्क किसको पड़ा, जिसके पैर पे आया। चक्कर खा के कौन गिरा, वही गिरा। और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, सिवाय आपके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जब भी तनाव की स्थिति हो, 2 प्रकार का आपको तनाव आएगा, चूज आपको करना होगा कि मुझे कौन सा लेना है। आप डिस्ट्रेस लेंगे या यू स्ट्रेस लेंगे। डिस्ट्रेस जो है वो नेगेटिव तनाव, यू स्ट्रेस जो है वो आपका पॉजिटिव तनाव। तो पहले समझते हैं डिस्ट्रेस में क्या होगा। जब नेगेटिव तनाव लेते हैं तो स्ट्रेसर जो है स्ट्रेस से ओवरलोड होगा, और ओवरलोड होने से कमज़ोरी आएगी, और कमज़ोरी से कार्य क्षमता कम हो जाएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और हम अपने आप को बीमार महसूस करेंगे हमेशा। पर यहीं पर अगर हम यू स्ट्रेस की बात करें, पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करें, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। क्या अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेसर को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। ग्रोथ एनहांसिंग रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है। ये ग्रोथ रिएक्शन जो है स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और इससे आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो जो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा था, अब वो सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास रेजिस्टेंस पावर है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो में ये देख के समझ जाएंगे कि पॉजिटिव तनाव में क्या होता है। ये कुत्ता है, कुत्ते का नज़र गया है इस बॉल के ऊपर, ये चाहता है मेरे को ये बॉल चाहिए, ये है इसका टारगेट। पर इसके सामने एक डर है कि अगर मैं पानी में उतरा तो डूब के मर जाऊंगा, जबकि ऐसा होगा नहीं, पर उसके अंदर ये डर है। इसको बॉल चाहिए। 2 स्थिति हो सकती है, या तो ये छोड़ दे बॉल की इच्छा, अपना लक्ष्य छोड़ दो। अगर लक्ष्य हासिल करना है तो तकलीफ होगी, तो ये कुत्ता सोच में पड़ जाता है कि कैसे हासिल करूं। तो ये डर की स्थिति पहले आई पानी में उतरने की, उसके बाद में ये पूल के सराउंडिंग में वॉक करता है, दौड़ता है और देखता है कि वहाँ थर्माकोल रखा हुआ, उसके ऊपर चढ़ के मैं ज़रूर बॉल को हासिल कर सकता हूँ। और वो उसके ऊपर चढ़ता है, आगे तक पहुँचता है, अपना टारगेट हासिल करता है, वहीं नहीं छोड़ देता। वो उसने जहाँ से प्रारंभ किया था वो वहाँ तक पहुँच के ही अपना टारगेट पूरा करता है। ये है रेजिस्टेंस, ये है एंड्योरेंस पावर, ये है ग्रोथ एनहांसिंग रिएक्शन, ये है स्ट्रेंथ। अगर हम पॉजिटिव
तनाव लेंगे तो। नहीं तो क्या है, लक्ष्य छोड़ देते। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्लास में एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसी का बच्चा टॉप भी करता है और उसी का बच्चा फेल भी होता है। क्या जो फेल हो रहा है उसको तनाव नहीं है कि नहीं उसको? या जो टॉप आ रहा है उसको तनाव है कि नहीं है कि मैं तो टॉप आने वाला हूं, मेरे को काय का तनाव? ऐसा होता है क्या? फर्स्ट रैंक वाले को काय का तनाव? काय का तनाव उसको? वो तो फर्स्ट रैंक आने ही वाला ना। हाँ, उसको ये डर है कि मैं सेकंड ना आ जाऊं, तो मेरे को मेरा फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखने का इसीलिए मेहनत करनी है। अगर नहीं करूंगा ना तो सेकंड आ सकता हूं, सेकंड वाला फर्स्ट चला जाएगा। और फेल होने वाला सोचता है क्या करूं, पूरा साल तो वैसे ही नहीं पढ़ा है, अब एक रात में कौन सा पढ़ के मैं तीर मार लूंगा। वो नेगेटिव तनाव। पर कोशिश करेगा तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक दिन पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं, उनका मेमोरी इतना शार्प होता है कि वो पास हो जाते हैं। तनाव लेने का तरीका जो है हमारा, वो हमको लेना। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे काम करते। ऐसा होता है ना, यहाँ पर कितने आवर का शिफ्ट है, कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पर? 6 घंटे रोज काम करते हैं, आपको तनाव महसूस नहीं होगा। पर जिस दिन आपको बोला जाएगा ना आपको 2 घंटे रुकना है, उस दिन आपका चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा कि अरे इसके बाद तो मेरे काम पूरा प्लानिंग में थे। क्योंकि आप वहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, इससे फर्क पड़ता है। स्ट्रेस हैज नथिंग टू डू हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, कितने घंटे आप काम करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेस का। पर उन घंटों में कैसा महसूस करते हैं, सारी बात यहीं पर समझने की है। आप अगर अच्छा महसूस करते हैं तो आप तनाव में नहीं हैं, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आप तनाव में हैं। और जब आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेब ऑफ डिजीज, धीरे धीरे ये वेब बन जाएगा, ये मकड़ी का जाल बन जाएगा, जिसमें कोई ना कोई प्रकार की कोई ना कोई तकलीफ शरीर में होने लगेगी। और इस मकड़ी का काम क्या है पता है? ये मकड़ी जो है ना, ये पूरा जाल बुनती है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी, एक्जिमा भी, अस्थमा भी, स्ट्रोक भी, सोरियासिस भी। पर ये पूरा काम करने वाली एक केवल ये मकड़ी है। इस मकड़ी ने ये जाल बुना है। तो ये मकड़ी क्या है? ये है टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया मतलब टॉक्सिन, जो मैं बात कर रहा था ना कि हम विशेष रूप से खाने पे ध्यान देते हैं, हम शरीर से गंदगी निकालने पे ध्यान नहीं देते। तो ये धीरे धीरे टॉक्सीमिया में रिजल्ट करने जाता है। अच्छा, आमतौर पे अब अगर देखा जाए जनरली कितनी बार खाते हैं हम लोग? सब मिला के, स्नैक्स, सुबह का चाय, बिस्किट, हाँ, खाना, नाश्ता, कितनी बार? 3 times minimum or 6 तो normally। 3 बार मिनिमम। तो नॉर्मली मिनिमम 3 बार। कुछ ना कुछ तो चलता है ना कि बहुत देर से बैठे, कुछ खाया नहीं है, 4 बादामी खा लें, थोड़ी ताकत मिलेगी। हो सकता है अभी मैडम बोले कि समोसा बुलवा तो आप यहाँ समझने की कोशिश करें। 3 बार हम खाना खाते हैं तो 3 बार एक प्रोसेस होगी जिसको कहते हैं डाइजेशन, खाने को पकाने की प्रोसेस। उस डाइजेशन के बाद में होता है एसिमिलेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एलिमिनेशन। जब पहली प्रोसेस हुई, खाना डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेट हुआ, एब्जॉर्प्शन तक पहुंचा तो हमने दूसरा खाना दे दिया, एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर जब दूसरा लिया तो डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, पर जब एलिमिनेशन की बारी आई, एब्जॉर्प्शन की बारी आई तो वो भी नहीं हुआ। देखा जाए तो खाना खाते हैं हम 3 बार मिनिमम। पेट साफ कितनी बार होता है? एक बार, कई जगह 2 बार। 1 बार नहीं तो 2। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो इतने सालों से एक टाइम का बचाती हुई आ रही है? वो टॉक्सीमिया में करते यस, वो वेब बना रही है बीमारियों का आपके अंदर, जो आज महसूस नहीं होगा पर आने वाले 25 साल 30 साल में ये परेशानियां महसूस होना चालू होंगी। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो टाइम लेती हैं अपना रिजल्ट दिखाने में। तब तक केवल आपको लक्षण दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे। क्या सिम्टम्स?
सर दर्द होना, टेंशन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, फैटीग, ओवर ईटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लो बैक पेन, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, ड्रग्स कंजम्पशन, मेडिसिन, नॉजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, भूख ना लगना, गुस्सा आना, ये सिम्टम्स, ये लक्षण दिखेंगे। इन लक्षणों के आधार पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद बोलेगा आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, आपको मेडिसिन चालू करना पड़ेगा। फिर उस दिन से हम मेडिसिन चालू करते हैं। डॉक्टर से पूछेंगे कि ये कब तक लेने का है, तो वो बोलेगा जब तक जिंदा हो तब तक ये दवाई खाने का है। तो क्योर कहाँ हुआ? मेडिसिन तो ऐसा होना चाहिए आज लिया कल से वो तकलीफ ठीक, फिर वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम नहीं करते। तो रूट कॉज जो है बहुत सिंपल है, मैनेजिंग स्ट्रेस, कैसे मैनेज करने का। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे मैनेजिंग स्ट्रेस, कैसे तनाव को हम मैनेज करें, तब से हमारा रूट कॉज जो है वो चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी है, पर तनाव को कैसे हैंडल करें वो भी हमको सीखना है। तो एक हम प्रैक्टिकल सेशन ये करते हैं कि आप सबको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। मैं आपको बताऊंगा टाइम, 1 मिनट का काउंटिंग करेंगे। किसका? ब्रेथ का, हमारे ब्रेथ का। हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये एक साइकिल है। आप जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ये एक साइकिल है। 1 मिनट के अंदर आपको काउंट करनी है ऐसी कितनी साइकिल्स आपने करी। ठीक है? आप चाहें तो आंखें खुली रखें, अगर आपको एक दूसरे को देख के हंसी आए तो आप आंखें बंद कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। टाइम मैं आपको बता दूंगा। यस, जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। कितनी हुई काउंटिंग्स आपको बतानी है और याद भी रखनी है, ठीक है ना? कितनी हुई यहाँ से कोई बता सकता है? हाँ, दोनों काउंट किया क्या? लेना और छोड़ना? लेना छोड़ना एक ही काउंट करना है। 30, 18, 13, 17, यस 16। 30 वालों ने डबल तो काउंट नहीं किया ना, लेना और छोड़ना दो, ऐसा तो नहीं काउंट किया ना? मैंने तो ब्रीदिंग बोला था, है ना? नॉर्मली बोला था मैंने। ठीक है, याद रखना है। अब मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ ना ब्रीदिंग करने का, वैसा करने का। आपको क्या करने का है, चेयर पे ही आप बैठ जाइए, बैठे ही हुए हैं, खड़ा नहीं होना है। यस, अब आपको बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, पैरों को सीधा रखें, क्रॉस ना रखें, पैरों को सीधा रखें। आप चाहें तो बैक का सपोर्ट ले सकते हैं स्ट्रेट करने के लिए, मतलब जो आपका चेयर है उस पर। दोनों हाथों को जो है आप, ये मुद्रा जो है इसको आप क्लोज कर लें और सीधा ओपन करके रखने का, ये होती है ज्ञान मुद्रा। आपको आईज क्लोज करनी है
आइज़ क्लोज करने के बाद आपको ब्रीदिंग करना है। कैसे ब्रीदिंग करना है? जब आप इनहेल करेंगे तो आप इनहलेशन कितना डीप होगा वो मेरे हाथ के मूवमेंट से आप समझ जाइएगा, और जब आप एक्सपेल करेंगे, आप जब श्वास छोड़ेंगे तो वो आप मेरे हाथ के मूवमेंट से समझ जाइएगा जब मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको कैसे करना है। इनहलेशन जब चालू करेंगे आइज़ क्लोज करके कर सकते हैं। This is one cycle. Yes? Inhalation and exhalation is one cycle. तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अब बारी आपकी है। आप आंखें बंद करें, मेरा काम है टाइम चेक करना, मैं टाइम चेक करता हूँ। आपको बोलूँगा स्टार्ट तो आप चालू कर दीजिएगा, जब बोलूँ रुक जाइए तो आप मेरे को नंबर बता दीजिएगा कि कितने हुए, कितनी साइकिल्स आपने ली हैं। बैक स्ट्रेट, आइज़ क्लोज, स्टार्ट। स्टॉप। जी, पहले कितनी थी और अभी कितनी है? पहले 14 अभी 3। 14 10। पहले 20 अब 4। मतलब तीसरी पूरी नहीं हुई, रोक दिया उससे पहले। इधर यस 15 थी अभी 3 हो गई। 15 थी और 3 हो गई। 30 थी फिर 5 ही हो गई। तो पहले वाली एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा आप जाके, तो उसमें सही आ जाएगा नंबर। यू कैन डू दैट, है ना। उधर यस 9 थी 4 आप, हाँ 5.5 अभी पहले 26 यस। इधर आपका था पहले 10 और 4। आपको कुछ समझ में आया बात? मैंने ये जो आपको एक्सरसाइज करवाई, क्या समझ में आया? दिस इज नॉट ओनली डीप ब्रीदिंग, आपने अवेयरनेस के साथ में ब्रीदिंग किया। मतलब पहले मैंने जब आपको बोला आपको केवल ब्रीदिंग करना है तो आपका ध्यान कहीं और चल रहा था, सोच कुछ और रहे थे। कुछ लोग टाइम देख रहे थे कि कब ख़त्म होगा सेशन और हम जाएं, और कुछ लोग ब्रीदिंग कर रहे थे जैसे नॉर्मली हम करते हैं। पर जब मैंने आपको एक स्ट्रेट पोजीशन में बिठाया, आईज़ क्लोज करवाई, और आपको मैंने ये बोला कि अब आपको केवल ब्रीदिंग पे काउंट करना है, वो भी डीप ब्रीदिंग, तो आप सब लोगों ने उससे लिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने जिनका पहले 10 था अब 5 थी, तो ये 1 मिनट में 5 ब्रेथ आपने सेव करी। ऐसा करके मल्टीप्लाई करिए 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इंटू 12 आवर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी ब्रेथ्स को सेव किया। और अक्सर आप लोगों को तो ये पता ही है कि हम लोग गिनती के श्वास लेके आए हैं, जब ख़त्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो अगर बचा के रखेंगे तो क्या होगा? काम आने पे इस्तेमाल कर पाएंगे। काम कब होगा? जब ऐसी स्थिति आएगी कि ख़त्म होने वाले हैं, तो ये रिजर्वायर वाले निकलेंगे।
तो इससे आपकी लाइफ लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये आपकी लाइफ को एड ऑन करेगा 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, अगर हम केवल ब्रेथ अवेयरनेस करते हैं तो। और इसके लिए आपको बहुत बड़ा योगा स्टूडियो नहीं चाहिए, ना ही योगा हॉल चाहिए। आप जहाँ पर बैठ के काम करते हैं ना, केवल आपको वहाँ पर बैठ के ये अवेयरनेस करनी है। यस, डीप ब्रीदिंग का ये फ़ायदा है। और ये प्रायोरिटाइज करें अपने आप को सेल्फ केयर के लिए। आप अगर खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे ना, तो आपके लिए कोई और समय नहीं निकालने वाला है। ये आपको अपने लिए ही समय निकालना होगा। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। बहुत टाइम ऐसा भी होता है जब रिलैक्सेशन टेक्निक हम इवन दो मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हम बेसिकली अपना अवेयरनेस और कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा रहे हैं और अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। हमें हमारी दिनचर्या को सही करना होगा। जी, आपको आपके मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन की प्रक्रिया हम क्या करते हैं, मेडिटेशन का उद्देश्य होता है थॉटलेस प्रोसेस, जहां पर आपके मन में किसी प्रकार के कोई विचार ना चले। हमारा माइंड जो है वो बंडल ऑफ थॉट्स है। एक विचार आता है, खत्म होगा, फिर दूसरा उत्पन्न होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। तो ये टेक्निक है जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, ओमकारा मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन, वैसे ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन का टेक्निक है। तो ये जब आप मेडिटेशन सीखते हैं उस टाइम पे ये प्रोसेसेस आती है। नहीं तो मैंने आपको जो बेसिक प्रोसेस बताया, ब्रेथ अवेयरनेस के थ्रू आपने ब्रीदिंग पे मेडिटेट किया, केवल श्वास को ऑब्जर्व किया, उस समय आपके मन में, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा था, केवल और केवल आपका फोकस था ब्रेथ के ऊपर। दिनचर्या में हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, पूरा दिन का रूटीन आपको एनालिसिस करना होता है कि क्या हम स्वस्थ दिनचर्या की श्रेणी में आते हैं या अस्वस्थ दिनचर्या की श्रेणी में आते हैं। जब आप स्वस्थ दिनचर्या की श्रेणी में अपने आप को आएंगे, रखेंगे और देखेंगे, तो आपके शरीर में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। अब स्वस्थ दिनचर्या में क्या, मैंने आपको 3 कारण बताए थे, गलत आहार, गलत रहन सहन और गलत सोच विचार। अगर आप सही आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन अच्छा है और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप स्वस्थ दिनचर्या में। पर यही चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो वो जो है अस्वस्थ दिनचर्या में। वैसे ही रात का भी रूटीन है कि हमें कब सोने का है और सुबह कब उठने का है। तो ये रात्रिचर्या, रात को कब खाना खाने का है, रात्रिचर्या भी हमको सही करनी होती है। ये दोनों हम जो है लाइफस्टाइल चेंजेस में लेके आते हैं। पर जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता योगा करने के लिए, तो आपको चिंता नहीं करने का है। आपको क्या करने का है, बेसिक टेक्निक्स हैं। देखिए, हम सब लोग जब स्कूल में थे, आज भी कुछ लोग जो हैं फिज़िकल ट्रेनर्स जो हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं, पीटी करते थे। यस, पीटी करते थे। सेम वे आप बैठ के भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। आपको क्या करने का, आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके लिए आपको कुछ अलग से चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर नेक मूवमेंट्स। केवल आप ऊपर नीचे करें। जब आप ऊपर नीचे करेंगे, आप एक्सरसाइज देंगे, तो जब लॉन्ग टर्म आप सिस्टम पे काम करते हैं, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करके रखेगा, जिससे सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही साइडवर्ड्स देखें, और इसके लिए आपको कोई अलग से जो है टाइम स्पेसिफाई नहीं करना है, काम करते करते भी आप कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू स्पेयर 10 मिनट्स, 10 मिनट। और जब 10 मिनट आप स्पेयर करेंगे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो इतना समय आप निकाल सकते हैं। हाथों का मूवमेंट कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं, या तो काम में है, लिख ही रहे हैं, तो एक को तो बहुत काम दे दिया हमने एक हाथ को बहुत काम दे दिया, दूसरे हाथ को हमने काम ही नहीं दिया। तो जो स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस पावर है, जो मसल बिल्ट है, वो इस हाथ का तो बढ़िया हो गया, पर इस हाथ का तो काम ही नहीं आया। तो हमें दोनों का ध्यान रखने का है। कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेट फ्रंट, ऊपर, साइडवर्ड्स एंड डाउन। ये आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, चेयर पे बैठ के ही स्ट्रेट अप, साइडवर्ड्स, डाउन। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को। डायबिटीज़ के कारण फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जकड़ जाता है कंधा जो है, तो उनका हाथ ऊपर तक नहीं उठता है।
अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इससे आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर बैक की मसल्स कैसे करें स्ट्रेच हम लोग? बहुत सिंपल है, आप स्ट्रेट कर रहे हैं, सीधे बैठे हुए हैं, बैक स्ट्रेट रखा है, यू हैव टू जस्ट ट्विस्ट। आपको ट्विस्ट करना है एक तरफ, वैसे ही वापस लेके आ जाएं और दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो उससे आपकी बैक का ट्विस्टिंग होता है, और जब बैक का ट्विस्टिंग होगा तो कभी भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बैक मसल स्ट्रेंथन रहेंगी। बोलेंगे सर बैठ के तो बता दिया आपने कि कौन कौन से करने हैं, अब पैरों के लिए क्या करें? उसके लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। नहीं, उसके लिए भी नहीं खड़ा होना है, जो हाथों से आपने पीटी किया था वही आपको पैरों से करने का, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन। इससे आप नीज को एक्सरसाइज दे रहे हैं, थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं और सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं पैरों की तरफ। उससे क्या होगा, आपको कभी भी घुटनों की तकलीफ नहीं होगी, कितना भी आप काम कर लें। यस, वैसे ही एंकल को आप ऊपर नीचे करना है आपको, जस्ट यू हैव टू गिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, आप बैठे बैठे चेयर पे अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्राणायाम करने से, जो मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई, सिंपल ये किसी को भी कभी भी एंजाइटी हो या गुस्सा हो ना, केवल अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लेना, गारंटेड बता रहा हूँ आपका गुस्सा 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा। वो 3 मिनट भी इसीलिए क्योंकि आपका मन शांत करने के लिए 3 मिनट चाहिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 3 मिनट चाहिए, ताकि आप दूसरी स्टेज पे पहुंच सकें। आप केवल ब्रेथ अवेयरनेस से अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। तो आप सोचिए ना, अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं और अगर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया तो कहाँ गया तनाव? होगा ही नहीं तनाव, और तनाव के संबंध में कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो क्या करना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो करनी है। अपने गोल को, टारगेट को प्रायोरिटाइज करिए कि पहले मेरे को क्या करने का है, सेकंड क्या करने का है, थर्ड क्या करने का है। हम क्या करते हैं, कभी कभी समय के अनुकूल जो है अपने टारगेट सेट नहीं करते हैं, फिर वो टारगेट हासिल नहीं कर पाते तो हमें फ्रस्ट्रेशन छूटता है। हमें ये लगता है कि अरे यार हमने सोचा था इस हफ्ते में हम ये काम करेंगे, कर नहीं पाए, फिर लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, वो हमारा गोल टारगेट सही नहीं था। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। आपको कोई बोलेगा ना चलो यार सुबह को वॉक करने चलते हैं, आप बोलेंगे यार आज तो छोड़ो, आज तो बहुत काम है, कल से चलेंगे। और वो आप सबको पता है कल कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपको बोलेगा कोई ना, आप ऐसे मित्रों को साथ में रखिए, ऐसे दोस्तों को साथ में रखिए जो आपको अच्छी चीज़ों के लिए पीयर्स प्रेशर करें, ना कि बुरी चीज़ें करें। कोई घूमने के लिए बोल रहा है ना, पीयर्स प्रेशर वो नेगेटिव है। पर कोई आपको बोल रहा है, घूमने मतलब सैर करने के लिए नहीं, घूमने पार्टी करने के लिए वो। पर अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि चल कल से जो है ना हम योगा क्लास में जाएंगे, आप घूमने के लिए ना नहीं करते हैं, आप हाँ बोल देंगे, पर योगा क्लास के लिए आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, आज नहीं यार कल से चलेंगे अपन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, एडॉप्ट करनी है, वहाँ पर पीयर्स प्रेशर हमको लेने का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने का है। उसके बाद में डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में हमारे नेचुरोपैथी में सेइंग है, फूड इज़ योर मेडिसिन। आपका आहार औषधि का काम करता है। अगर आप आहार औषधि की तरह देंगे तो आपको औषधियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी आहार की तरह। हम क्या करते, सुबह 2 दवाई, दिन में 2 दवाई, शाम को 2 दवाई, रात को 2 दवाई, पूरा दिन दवाई के साथ ही चलते हैं। और दवाई से समाधान नहीं मिल रहा है, दबाया जा रहा है उस समस्या को। हमें क्या करने का है यहाँ पर, हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूड को मेडिसिन बना लो तो आपको मेडिसिन ही नहीं लेनी पड़ेंगी। प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें वो सारा फूड सप्लीमेंट दिया है जिससे हम ठीक हो सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन। आपको अच्छे से पता होगा किचन के अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं, है कि नहीं है? यस। पर हम कितना इस्तेमाल उसको करते हैं मेडिसिन की तरह? हम करते ही नहीं है। हमको एंटीबायोटिक पे यकीन है, पर हमको अपने किचन के अंदर हल्दी जो रखी हुई है उस पर यकीन नहीं है। हम सोचते हैं हल्दी क्या करेगा, हल्दी तो केवल कलर चेंज करने के लिए, तड़के के लिए काम आएगा और टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते, पर उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी एंटीबायोटिक है। तो जब वो एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारी, जिंजर है, मैं काफ़ी बहुत सारी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हुई है।
देखिए इनके बारे में डिटेल्ड में मैंने बताया हुआ है, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर गुलाब तिवानी करके डालेंगे तो यूट्यूब पर आपको बेस्ट किचन मेडिसिन के जो मेरे 20-20 मिनट्स के सेशंस हैं उसमें आपको पूरी जानकारी और इस्तेमाल करने का तरीका आपको उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर केवल मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जीरा, अजवाइन, इलायची, सौंफ, दालचीनी, धनिया, ये सब मेडिसिन हैं जो नेचर ने हमें दी हैं और इनको मेडिसिन के फॉर्म में इस्तेमाल करें। जो मेथी है, लेमन है, नीम है, टर्मरिक है, ओनियन है। ओनियन इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। बहुत लोग ओनियन खाते नहीं हैं, पर जिनको नींद की प्रॉब्लम है ना, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के लिए बेस्ट मेडिसिन है ओनियन। रात को 3 चम्मच ओनियन प्याज का रस पी लें आप, बहुत अच्छी नींद आएगी, सारा तनाव दूर हो जाएगा। क्योंकि नींद अच्छी आएगी, सिस्टम शटडाउन होगा तो क्या होगा, आराम मिलेगा। आराम मिलेगा तो हम ठीक जल्दी होंगे। ग्रेप्स है, जो हमारे लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर है एल्वेलाइज का और ग्रेप्स का, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, नेचर ने सेम स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो एज अ मेडिसिन लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो ग्रेप्स कंज्यूम कर सकते हैं। पाइनएप्पल का और थ्रोट का शेप सेम है, तो पाइनएप्पल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिनको गठिया रोग का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, हड्डियों में दर्द होता है, सूजन है, वो पाइनएप्पल का जूस सेवन कर सकते हैं, पाइनएप्पल को कंज्यूम कर सकते हैं। ये मेडिसिन्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा यूज़ फूड एज मेडिसिन। खाने को खाने की तरह ना लें, खाने को औषधि की तरह लें। और जब आपने ये सुना होगा, देखिए जब मैं पूछ रहा था कितनी बार खाते हैं, तो मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम ज़्यादा बार हो सकता है। पर पहले का एक सेइंग है, कहावत है, वो ये है, आपने सुनी भी होगी, कम खाओ गम खाओ डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। सुना है? सुना है? कम खाओ गम खाओ डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। पर आज ऐसा नहीं है। आज तो खूब खाओ, स्वादिष्ट खाओ, रोज़ रोज़ डॉक्टर के चक्कर लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, जब हम नेचुरोपैथी में आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं, तो हमारा सबसे पहले डाइटरी रिफॉर्म होता है, आहार में सुधार होगा। जब आपका आहार में सुधार होगा तो आपके शरीर में जो खाना 8 घंटे में पचना था, अब डाइटरी सुधार होने के कारण से 3 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप नेक्स्ट मील के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो 3 घंटे में डाइजेस्ट होकर एलिमिनेट भी हो रहा है। तो ऐसे में कौन कौन सी डाइट हम लोग लेते हैं? नेचुरोपैथी में 3 प्रकार का डाइट होता है। एलिमिनेटिव डाइट, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकाले। सूदनिंग डाइट, जो शरीर में टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करे, मरहम लगाने का काम करे। और कंस्ट्रक्टिव डाइट वो डाइट है जो कि शरीर का बॉडी बिल्डिंग करे, शरीर को बनाए, निर्माण कार्य करे। ये 3 प्रकार के आहार होते हैं। और इन 3 प्रकार के आहार में जो जूसेस होते हैं, जो लिक्विड डाइट है, वो एलिमिनेटिव डाइट में आता है। तो जितना हम जूसेस कंजम्पशन करेंगे, लिक्विड्स कंजम्पशन करेंगे, बटर मिल्क लेंगे, टेंडर कोकोनट वाटर लेंगे, ग्रीन जूस लेंगे, या फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस लेंगे, या सूप लेंगे, वो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करेगा। सेकंड है जो सूदनिंग डाइट है। सूदनिंग डाइट में आता है अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड का मतलब ये है आग पर पका हुआ भोजन नहीं है। ये बिना आग पर पका हुआ भोजन इस कैटेगरी में आएगा सूदनिंग में। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पका हुआ भोजन खा के हम जिंदा रह सकते, पर स्वस्थ रहने की गारंटी नहीं है। पर अनकुक्ड फूड खा के, सूदनिंग डाइट लेके और एलिमिनेटिव डाइट लेके हम अपना शरीर का निर्माण भी कर सकते हैं और शरीर को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी। आप बताइए, रात को अगर आपके बेडरूम का चद्दर खराब हो, क्या आप उस पर सो सकते हैं? सो सकते हैं क्या? हम नहीं सो सकते। ये शरीर कितना गंदा कर रखा है, तो इसमें भगवान का विराजमान कैसे होगा? गंदगी में होगा ही नहीं। तो कौन विराजमान करेगा? कौन रुकेगा शरीर के अंदर? बीमारी रुकेगी। और वो बीमारी को ठीक करना है तो शरीर से गंदगी को बाहर निकालना होगा, और वो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आहार में परिवर्तन। कंस्ट्रक्टिव डाइट में हम क्या करते हैं? न्यूट्रिटिव बॉइल्ड फूड देते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया, मिलेट्स खिचड़ी,
योगर्ट, बटर मिल्क, कर्ड, स्प्राउटेड ग्रेन्स, बॉइल्ड स्प्राउट्स, ये कंस्ट्रक्टिव डाइट में देते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। अगर मैं योगा की बात करूं, भगवत गीता की बात करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने आहार के बारे में बताया अर्जुन को। कब बताया? कुरुक्षेत्र में बताया, जब युद्ध का मैदान चल रहा था और विचारों पर नियंत्रण नहीं था अर्जुन का, तो कृष्ण ने वहाँ पर 3 प्रकार का आहार बताया था, 3 प्रकार के कर्म बताए थे और 3 प्रकार का दान बताया था। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार का आहार होता है। तो आहार वो होना चाहिए जिसमें आयु बढ़े, वर्चस्व बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, खुशी आए और हमारे शरीर का निर्माण हो। ना कि आहार वो हो जिससे उम्र नहीं बढ़े, खुशी नहीं हो, दुख आए। अगर खुशी और संतुष्टि स्वास्थ्य के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं तो हमें 3 प्रकार का जो आहार बताया गया है उसका ज्ञान होना चाहिए। वो है पहला, सात्विक आहार। सात्विक आहार वो आहार है जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वर्चस्व बढ़ाएगा, आपकी उम्र बढ़ाएगा, स्वास्थ्य देगा और खुशी देगा। जो जूसी नेचर के होंगे और न्यूट्रिटिव होंगे वो सात्विक नेचर के। अगर राजसिक की बात करूं तो आमतौर पे हम खाते हैं जिसके बिना हम जी नहीं पाते, है ना। तो जैसे कुक्ड मील्स जो हम घर में खाते हैं, चटपटी सी, एक दिन अगर खाने में नमक कम हो ना तो खाना हम नहीं खाते, ऊपर से नमक डाल के खाते हैं। टेस्ट नहीं आ रहा है, जीभ के बाद में वैसे भी नहीं पता चलेगा अंदर क्या गया, अंदर कौन सा टेस्ट बर्ड्स लगे हैं, मुंह में ही पता चलता है, उसके बाद तो नहीं पता चलता। तो राजसिक आहार बिटर होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है, हॉट होता है, पंजेंट होता है, बर्निंग नेचर का होता है और जिससे दर्द, बीमारी आएगी। और तामसिक आहार इग्नोरेंट फूड होता है, न खाने योग्य आहार होता है, जिसके अंदर पौष्टिकता नहीं है, केवल टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं उसको। तो हमारा क्या है यहाँ परिवर्तन जो आहार का होगा ना, अगर हम राजसिक डाइट लेते हैं तो हमको सात्विक डाइट की ओर जाना होगा। सात्विक ले रहे हैं तो तामसिक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, पर तामसिक अगर ले रहे हैं तो राजसिक के आके और सात्विक में परिवर्तन करें। प्राकृतिक चिकित्सा में डाइटरी रिफॉर्म आपको कराया जाएगा। कनेक्टिविटी, चार्जर। जब हम हेल्थ डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को तोड़ेंगी, उनको हमें दूर करना होगा अपने दिनचर्या में से, अपने आहार में से। जैसे सॉल्ट, टोबैको, मिल्क प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, ये शरीर को नुकसान करेगी। अब आप बोलें आमतौर पे चाय तो पीते ही हैं, कॉफ़ी पीते ही हैं। टेनिन जो है, टेनिन किडनीज़ को अफेक्ट करेगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम रिजल्ट करेगा। कॉफ़ी जो है, कैफ़ीन, वो आपका हार्ट फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। तो WHO ने क्या किया, 5 प्रकार के जहर घोषित किए जो हम लेते हैं। तो वो अब WHO ने किए, मैंने नहीं किए, है ना। तो WHO ने कौन से जहर घोषित किए हैं, वो ये है, नमक जो है वो पहला जहर है। आयोडाइज सॉल्ट जो आ रहा है उसके कारण से मेजॉरिटी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसी कंडीशन में सॉल्ट बदलने की आवश्यकता है। तो इसका सब्स्टिट्यूट जो हम लोग लेते हैं वो है रॉक सॉल्ट, जिसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है, सोडियम का कम है। वैसे ही जो आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं उसमें सोडियम ज़्यादा है, तो वो हाइपरटेंशन भी रिजल्ट करेगा। वेयरएज रॉक सॉल्ट आपका थायराइड तो नॉर्मल करेगा ही, पर आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेगा। दूसरा है शक्कर, हड्डियों को कमज़ोर करेगा, दांतों में रूट कैनाल जैसे इन्फेक्शन होता है आपका दांतों में। कैल्शियम चुराने का जो काम है वो शुगरी फूड्स और सॉल्टी फूड्स, सॉल्ट, ये दोनों जो है ना, दोनों आपस में मित्रता करके हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम को चुराया जाता है। जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो पोली होती जाएंगी, पोली होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होगा, जरा सी कहीं ठोकर लगी तो हड्डी टूटने का डर रहेगा। तो ऐसे में शक्कर को रिप्लेस किया गया है हनी से, शहद से या गुड़। पर जो लोग डायबिटिक हैं वो गुड़ का सेवन ना करें, शहद का सेवन 1 चम्मच परमिसेबल है पूरे दिन में,
एक दिन में 4 बार नहीं, एक ही चम्मच की क्वांटिटी पूरे दिन में आप ले सकते हैं। तो चाहे तो आधा सुबह को आधा शाम को। तीसरा है मैदा। मैदे की जगह पे है मल्टी फ्लोर, हम जो है मोटा आटा, मोटा अनाज, उसका हम आटा बना के उसका कंजम्पशन करते हैं, ताकि व्हीट फ्लोर जो है वो कंजम्पशन करें, ना कि वाइट फ्लोर। दूध जो है, अभी जो दूध आ रहा है वो डिमांड सप्लाई मैच नहीं कर पा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पैकेट फूड जूसेस, पैकेट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए कोशिश करके आप दूध को अवॉइड करें, क्योंकि इसकी जगह पे आपको रिप्लेसमेंट में क्या मिलता है, जो आप कंजम्पशन में लेके आ सकते हैं, वो है कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध, उसका आप सेवन करें। हेज़लनट मिल्क, बादाम का मिल्क, अलग अलग प्रकार का आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड करके उसका पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ख़त्म कर दिया है, फिर एड ऑन किया जाता है न्यूट्रिशन। इसीलिए रिफाइंड की जगह पे आप कच्ची घानी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हेल्दी रहेगा, जिसमें आपका हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नहीं तो रिफाइंड ऑयल से जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है। ऐसे में हमें क्या करने का है, ये परिवर्तन करेंगे जब आहार में। तो एक जो आज फॉर्मूला मैं आपको देके जा रहा हूँ कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी है, तो उसको कैसे ठीक करें। ठीक करने का तरीका बहुत आसान है। डेली रूटीन में आपको ये देखना होगा क्या आप आहार जो ले रहे हैं वो पौष्टिक है, सुपाच्य है, स्वादिष्ट है। ये 3 विशेषताएं हैं आहार की। अगर ये तीनों आपको हाँ में उत्तर आता है तो वो खाना आपको नुकसान नहीं करेगा, वो खाना आपको स्वास्थ्य देगा। प्रॉपर रेस्ट, कितना आराम पूरे दिन में आप लेते हैं। 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटे में से आप 16 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे आप आराम देते हैं वो आपको एनालिसिस करना होगा। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर ग्रोथ की तरफ आएंगे और 70, 80 और 90% तक आप हेल्थ टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। अगर 8 घंटे की सफिशिएंट नींद होती है तो वो हेल्दी है, 8 घंटे की नहीं होती है, 6 घंटे की होती है, तो कहीं ना कहीं आप स्लीप डेफिशिट में जा रहे हैं। और 4 घंटे की हो रही है तो आने वाले समय में आपको जो है साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स जो कि ब्रेन से, माइंड से चालू हुई, शरीर के ऊपर उतरी, उनका सामना करना होगा। हमें बचने के लिए क्या करना है, आराम ज़रूरी है। एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आप चार्ज करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे आपने चार्ज किया, आपका मोबाइल पूरी तरीके से चार्ज हो गया। अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये 12 घंटे तक चल सकता है, 14 घंटे तक चल सकता है, पर जब ये ज़ीरो पे बंद हो जाएगा उसके बाद आप इसको चला के दिखाइए बिना चार्ज किए। तो आपका ह्यूमन बॉडी जो है वो 16 घंटे काम करने के बाद में 17, 18, 19 घंटे कैसे काम करेगा अगर उसको चार्ज नहीं करेंगे तो। और हम चार्ज कैसे होते हैं, आराम करने से हम चार्ज होते हैं, रेस्ट करने से। रेस्ट क्योर करता है, आराम करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जो आर है वो रिपेयर का काम करता है, जब आप आराम देंगे तो रिपेयर का काम होगा। जब कोई गिरता है, हड्डी टूटती है, हड्डी डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर बांध देता है। वो प्लास्टर बोलता है 40 दिन तक हाथ ऐसे ही रखना, नीचे भी मत करना, हाथ ऐसे ही रहेगा, 40 दिन तक हिलाना नहीं। और 40 दिन के बाद प्लास्टर खोलता है, एक्सरे करता है तो बोलता है हाँ हड्डी जुड़ गई है अब आपकी। डॉक्टर ने ऐसा क्या किया जिससे हड्डी जुड़ गई, ऐसा क्या किया, केवल रेस्ट दिया, प्लास्टर लगा के रेस्ट दे दिया। नहीं तो उसको भी पता है कि इंसान ऐसा है कि वो टूटे हाथ से भी हाथ मिलाएगा, आराम नहीं दे पाएगा वो उसको, इसीलिए उसको फिक्स कर दिया एक ही पोजीशन में। और हड्डी ने, बॉडी ने हीलिंग का काम अपने आप चालू कर दिया और 40 दिन के बाद हड्डी जुड़ गई। तो पहला तो होगा रिपेयर का काम, दूसरा वाइटल एनर्जी पूरा जहां डैमेज हुआ है वहां डाइवर्ट हो जाएगी,
ये एनर्जी डाइवर्ट होगी हीलिंग के लिए, फिर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और इन सब के लिए बीमारियों को ठीक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए ना, वो है लास्ट टी। क्या है ये? ट्रीटमेंट टाइम। बिना टाइम दिए आप रिपेयर का काम नहीं कर सकते। 40 दिन मांगे ना डॉक्टर ने, 40 दिन मांगे। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना कंसल्टेशन के लिए, तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम लेके आए 8 साल से, और आके पूछते हैं डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाएंगे हम। मैं बोलता हूँ 8 महीने दे दो। इतना सारा टाइम कहाँ से देंगे हम, इतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे हम, तो 8 महीने कहाँ से दे दें। मैं बोलता हूँ 8 महीने नहीं, 8 साल की परेशानी को ठीक करने के लिए, 8 साल में बीमार होके आए हो, 8 महीने दे दो। चलो 8 महीने नहीं, 80 दिन है, दे दोगे? नहीं नहीं, बहुत है डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा बताओ जो 8 दिन में ठीक हो जाए। ऐसा मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। आप जिंदगी भर वो डायबिटीज़ का दवाई खाने के लिए तैयार हैं, पर 80 दिन अपने शरीर को देने के लिए तैयार नहीं है। और गारंटेड मेरे पास यहाँ पर 3 महीने जो एक बार नेचुरोपैथी में दे देना, कितना भी क्रॉनिक बीमारी हो वो ठीक करके जाता है। 10 दिन में तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। केवल 10 दिन ट्रीटमेंट करता है, डिटॉक्स प्रोग्राम करता है मेरे यहाँ पर, और उसको ये विश्वास हो जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब वो 3 महीने घर पे जाके फॉलो करता है, वीडियो के फॉर्म में वो फीडबैक भेजता है कि मैं ठीक हो गया। मेरे पास अभी 4 दिन पहले एक वीडियो आया, मेरी डायबिटीज़ जो फरवरी से चल रही थी, मैंने केवल आपके वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और मेरी डायबिटीज़ अब नॉर्मल है। अब मैं कोई दवा भी नहीं लेता हूँ, केवल आपके पास एक बार प्रोग्राम करके जाने के बाद में। तो कहने का मतलब ये है, शरीर को समय चाहिए, समय देंगे तो शरीर ठीक करेगा, अपने आप करेगा, और कोई बाहर से एनर्जी हमारे पास नहीं आने वाली। ये कुछ एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी बता दिया है मैंने। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एक लिंक है मेरा, आप डॉक्टर गुलाब डाल के सर्च टैब में मेडिटेशन लिखेंगे तो ये सेम लिंक आपको उस पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वो फॉलो कर अपना सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फास्टिंग, हमारे बॉडी के अंदर जब आप रेस्ट देंगे तभी हीलिंग होगा। मेरे ख्याल से ये 5 कंपोनेंट हेल्दी लाइफस्टाइल के याद रखिए। इसी के साथ आज का सेशन फिर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आचार, विचार, आहार, विहार और संस्कार। आपको अगर पर्सनालिटी हेल्दी चाहिए ना, कि कोई भी देखे तो आपके पास आके बात करे, रास्ता ना बदल दे, उसके लिए पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या है? हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। सेकंड, राइट थॉट, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। आहार में हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, और विहार जो है प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। खुश रहने के लिए, मन को प्रफुल्लित करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जैसे मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इससे आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। ये हमारा हॉस्पिटल है, और आप लोग अगर सैटरडे संडे या जब भी आपको छुट्टी हो आप आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर प्रकार के ड्रगलेस ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, और कुछ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो हॉलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से हम बीमारियों को ठीक करते हैं। और ख़ास करके जो सब जगह से परेशान हो जाते हैं, जिनको कहीं समाधान नहीं मिलता, तो वो ईश्वर की कृपा से हमारे हॉस्पिटल से फ़ायदा लेके जाते हैं। आपने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा होगा जहाँ पर आपका बार बार मन करता हो जाने का। कहीं देखा है क्या? कोई ऐसा हॉस्पिटल आपने नहीं सुना होगा जहाँ पर आपको लगा होगा या किसी ने बताया होगा, मुझे उस हॉस्पिटल में जाके बहुत अच्छा लगा, बार बार मन करता है जाने का। पर आप मेरे हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको वो फीलिंग आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर ठीक होना चालू होंगे, आप शरीर का शुद्धिकरण करना चालू करेंगे, हीलिंग। देखिए, हम बाहर से क्लीनिंग तो रोज़ करते हैं, अंदर से क्लीनिंग नहीं करते। इंटरनल क्लींजिंग जो है वो आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, डॉक्टर गुलाब राय टिवानी सर्च करेंगे, आपको उसमें डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। लगभग 400 के आसपास वीडियोस हैं जो आप देख के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको इन डिटेल्ड औषधियों के बारे में, नेचुरल मेडिसिन के बारे में वहाँ पर आपको पता चलेगा। कुछ शॉर्ट्स के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं कि तुरंत हम क्या करें अगर कोई परेशानी होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है।
आप चाहें तो डिटेल्ड साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे हमारी बुक अवेलेबल है, फिलॉसफी साइंस बिहाइंड नेचर क्योर, फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर। तो आप केवल अमेज़ॉन पे डॉक्टर गुलाब करके डालेंगे, गुलाब राय तिवारी, तो आपको अमेज़ॉन पे वो किताब मिल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।